अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कुल 6 स्थितियों में बनता है। जैसे ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है। और ये है मुख्य अक्ष। ये दर्पण का ध्रुव P है। ये मुख्य फोकस F है और ये वक्रता केंद्र C है और यहाँ पर है अनंत। तो कुल 6 स्थितियों में वस्तु की अलग अलग कुल 6 स्थितियाँ होती हैं और 6 स्थितियों पर प्रतिबिंब बनता है। तो पहली स्थिति होती है जब वस्तु अनंत पे रखी जाती है, ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच रखी हो। और तीसरी स्थिति है जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, वक्रता केंद्र C पर रखा गया हो। चौथी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच में रखा गया हो। और पांचवी स्थिति है जब वस्तु को फोकस पर ही रखा गया है। और छठवीं स्थिति है जब वस्तु को फोकस तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में रखा गया है। ये पहली स्थिति हो गई, दूसरा हो गया, तीसरी स्थिति, चौथी, पांचवी और ये छठवीं स्थिति। तो वस्तु की स्थिति ये क्या है, ये है वस्तु की स्थिति। ये वस्तु की स्थिति है, वस्तु की स्थिति। अब कुल 6 स्थितियों में वस्तु रखी गई है। अब प्रतिबिंब को बनना है। देखिए तो 1 2 3 4 5 तक आइए और 5 के यहाँ से उल्टी गिनती प्रारंभ करिए। यहाँ पर हो जाएगा नंबर 1, इसके बाद नंबर 2, इसके बाद नंबर 3, इसके बाद नंबर 4 और इसके बाद नंबर 5। ये 5वां नंबर और 6वां नंबर यहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ये हो गया नंबर 6। बस इस चित्र को याद रखना है। अब देखिए इस चित्र की सहायता से कैसे हम लोग पता कर लेंगे कि अगर वस्तु कहाँ पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में भी समझेंगे। देखिए तो पहली स्थिति में देखिए ये स्थिति वस्तु की स्थिति है, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। और ये है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब की प्रकृति, इन तीनों के बारे में हम लोग समझेंगे यहाँ पर। अब देखिए पहली स्थिति में वस्तु कहाँ पर रखी गई है, पहली स्थिति में वस्तु अनंत पर रखी गई है। तो जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो नंबर 1 पहली स्थिति अनंत पे है और ये प्रतिबिंब की स्थिति है। नीचे वाली जो स्थिति है ये है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब की स्थिति है, ये प्रतिबिंब की स्थिति। अब देखिए पहली स्थिति में देखिए जब वस्तु कहाँ पे है, अनंत पर है, तो प्रतिबिंब एक नंबर को एक नंबर से मिला देते, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। और प्रतिबिंब बना कैसा है, मुख्य अक्ष के नीचे बना है, यानी कि उल्टा बना है, प्रतिबिंब उल्टा बना है। और जितने भी उल्टा प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं, वास्तविक होता है। तो प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, फोकस पर बना है, F पर बना है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब कैसा बना है, तो उल्टा बना है। और जितने उल्टा प्रतिबिंब होते हैं सभी कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो वास्तविक को रियल कहते हैं, रियल, यानी कि रियल वास्तविक प्रतिबिंब हो गया, वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया। और बना कैसा है, वस्तु से बहुत ही छोटा बना, ये छोटा है ना, वस्तु से बहुत ही छोटा है, एकदम बिंदु के आकार का, बहुत ही कैसा बनता है, छोटा बनता है। तो वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। अब दूसरी स्थिति देखिए, तो दूसरी स्थिति में वस्तु कहाँ पर रखा गया है, वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में। दूसरी स्थिति में वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में है। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में होता है तब प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, तो नंबर 2 को नंबर 2 से मिलाइए, यहाँ पर है। और ये स्थिति कौन सी है, वक्रता केंद्र C और F के बीच की स्थिति है। तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, F और C के बीच में बना है।
और प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है, यानी कि वास्तविक होगा, वास्तविक उल्टा, और वस्तु से क्या बना है, छोटा बना है, वस्तु से छोटा बना है, बहुत छोटा नहीं लेकिन वस्तु से छोटा बना है। तीसरी स्थिति में देखिए, तो तीसरी स्थिति में वस्तु कहाँ पर है, वक्रता केंद्र सी पर है। तीसरी स्थिति में वस्तु वक्रता केंद्र सी पर है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर है तो तीसरी स्थिति नंबर 3 को नंबर 3 से मिलाइए, तीसरी स्थिति वहीं पर यानी कि वक्रता केंद्र सी पर ही है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है, और जितने भी उल्टा प्रतिबिंब होते हैं वास्तविक होते हैं, रियल इमेज होता है। तो वास्तविक बना है, उल्टा बना है, और इसका जो साइज है वस्तु के बराबर ही है। कैसा है, यह वस्तु के बराबर बना है। और चौथी स्थिति देखिए, चौथी स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर है, तो चौथी स्थिति में प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच में है, यानी कि सी और एफ के बीच में है। तो जब सी और एफ के बीच में होता है तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, 4 नंबर को 4 नंबर से मिला दिए, तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, वो अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में बना हुआ है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, वक्रता केंद्र सी पर बना है। 4 नंबर को 4 नंबर से मिला दीजिए, यानी कि वक्रता केंद्र सी, यानी कि वक्रता केंद्र कहाँ पर बना है, वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में बना है। तो सी और अनंत के बीच में बना है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और क्या है, देखिए वस्तु से बड़ा होता है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा है। इसी तरह से अगली कंडीशन देखिए, पश्चिमी कंडीशन। पश्चिमी स्थिति क्या है, पश्चिमी स्थिति में वस्तु कहाँ पर रखी गई है, फोकस पर रखी गई है। तो जब वस्तु फोकस पर होती है तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, 5 को 5 नंबर से मिला। जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, अनंत पर बना है। प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, अनंत पर बना है। और प्रतिबिंब कैसा बना है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो वास्तविक है, उल्टा है, और वस्तु से बड़ा है, बहुत बड़ा है, वस्तु से बहुत बड़ा है। अब छठवीं स्थिति देखिए, छठवीं स्थिति में सिर्फ अंतर होता है ये कि छठवीं स्थिति थोड़ा सा अलग बनता है। छठवीं स्थिति में वस्तु कहाँ पर रखा गया है, वस्तु रखा गया है फोकस तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखा गया है। तब प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, तब प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। और जो सीधा प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है, आभासी, इमेजिनरी होता है। काल्पनिक हो गया और सीधा हो गया और वस्तु से बड़ा बनता है। इस 6 स्थितियों में अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए इसके बाद अब अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग होता है, तो हमारे दैनिक जीवन में अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, तो हमारे दैनिक जीवन में अवतल दर्पण का बहुत उपयोग होता है। जैसे अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। देखिए अवतल दर्पण के द्वारा दाढ़ी का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, इसलिए किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। और दूसरा अवतल दाढ़ी बनाने में इसलिए किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग, क्योंकि अपने चेहरे को दर्पण से विभिन्न स्थितियों पर रखकर अपना प्रतिबिंब दर्पण में छोटा बड़ा प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा अब दूसरा होता है गाड़ियों के हेडलाइट और सर्च लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। गाड़ियों के हेडलाइट, हेडलाइट एवं सर्च लाइट, सर्च लाइट, गाड़ियों के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा उपयोग किया जाता है सोलर कुकर में, सोलर कुकर में, सोलर कुकर में खाना बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में खाना बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और अगला प्रयोग किया जाता है ENT डॉक्टर, ENT, ENT डॉक्टर, ENT डॉक्टर, ENT डॉक्टर के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। के
द्वारा, ईएनटी डॉक्टर के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ईएनटी डॉक्टर के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। इसमें ईएनटी का मतलब होता है ईयर, ईयर, नोज और थ्रोट होता है। ईयर, नोज और थ्रोट यानी कि कान होता है, नाक होता है और गला होता है। कान, नाक और गला की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, इसका अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं।